हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हमारे साथ में अमित जी दोबारा जुड़ चुके हैं। वेलकम करते हैं पहले तो इनका, और उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक है, हम फ्री टॉक करने वाले हैं स्विफ्ट के साथ में, और ये तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट के आसपास की वीडियो जा सकती है। टोटली डिपेंड कि हमारी कन्वर्सेशन किस लेवल तक, किस डेप्थ तक जो है जा रही है। एनीवे, स्विफ्ट जो है वो लॉन्च हुई है 6.49 लाख रुपीज़ टू बी प्रिसाइज, और मुझे थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं लग रही है ये प्राइसिंग। थोड़ा आउटर मुझे लग रहा है थोड़ी कॉस्टली रेंट पर जो है वो यहाँ पे साउंड करती हुई नज़र आ रही है। प्राइसिंग डेफिनेटली एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन टॉप 5 सेलिंग गाड़ियों में ये फिर भी शुमार रहने वाली है, क्योंकि हमेशा से हमने मारुति सुजुकी की स्विफ्ट को इतना बेइंतहाशा प्यार किया है कि जिसका जवाब नहीं है, कि चाहे वो प्राइसेस ज़्यादा हो या फिर पुराने वाले रेगुलेशंस के हिसाब से जो ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स थी उसको भी नज़रअंदाज करते हुए हमने इसके सेल्स फिगर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। अमित सर, व्हाट डू यू से अबाउट द प्राइसिंग अगर ध्यान से देखें तो जो थर्ड जनरेशन था उसकी इस समय जो प्राइसिंग थी वो थी 6,24,900 बेस वेरिएंट थी। तो वैसे देखा जाए तो उन्होंने टोटल 25,000 बढ़ाए, बदले में 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड दिए, चारों पावर विंडो स्टैंडर्ड दी, और आपको क्लाइमेट कंट्रोल स्टैंडर्ड मिला। तो 25,000 में जब इतनी चीज़ें मिल रही हैं तो डील अच्छी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो टेम्पटेटिंग नहीं है। दिमाग से सोचा जाए तो पिछले से तो बेहतर है, लेकिन ओवरऑल टेम्पटेटिंग नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान दिया हो, अगर आपके पास प्रेस रिलीज आई हो, तो ये उन्होंने 25,000 रुपये भी अभी हफ्ते भर पहले ही बढ़ाए हैं, और फिर 25,000 रुपये और एक्स्ट्रा। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो इन 10 से 15 दिनों में 50,000 महंगी हुई है स्विफ्ट। देखो, ये आप 50,000 रुपये स्विफ्ट महंगी नहीं हुई है। अगर आप दूसरी कार को देखें तो उनकी सबकी पहली मई से प्राइसिंग बढ़ी थी। सबकी बढ़ी है, चाहे वो टाटा हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे वो हुंडई हो, चाहे किया हो, कोई भी, सब ने प्राइस बढ़ाई थी पहली तारीख से। तो पहली तारीख से जो रेगुलर प्राइस बढ़ी थी बढ़ी, यहाँ तो पूरी कार ही बदल गई है। तो पुरानी वाली कार से कंपेयर करना टेक्निकली गलत है। लेकिन अगर किसी ने 2 हफ्ते पहले खरीदी है पुरानी कार, तो आप कह सकते हो ना कि भाई 25,000 में इतना सब मिल गया था। देखो, पहले वाला तो घाटे में रहा, पहले वाला एक्चुअल में घाटे में रहा। तो आप अगर प्राइसिंग को कहें, अगर एक आपको एडजेक्टिव देना हो, तो प्राइसिंग को लेके क्या एडजेक्टिव यूज़ करोगे? इज़ इट एग्रेसिव, इज़ इट नॉट एग्रेसिव, या थोड़ा कॉस्टली रेंट पर है? मारुति स्टैंडर्ड, सीधी सी बात। मारुति कभी प्राइस कम नहीं रखता है। सॉन्ग्स, बलेनो, कोई भी कार ऐसी नहीं है इसकी प्राइसिंग कम है। आप तो आज तो आल्टो की भी कम नहीं है। तो कंपैरिजन में देखा जाए तो मारुति अपना प्रीमियम ले रहा है, कि बदले में वो ट्रस्टवर्थी ब्रांड दे रहा है, रिलायबिलिटी दे रहा है, अच्छी इंजीनियरिंग दे रहा है, और नो नॉनसेंस कार दे रहा है। तो ये सब चीज़ें मिलकर अच्छी हैं। और अब तो उसने सेफ्टी पैक बढ़ा दिया है। अब क्रैश टेस्ट जब आएगा तब देख लेंगे उसे भी। लेकिन क्रैश टेस्ट अगर आपको हाल ही में याद हो, तो जापान वर्जन जो क्रैश टेस्ट था उसमें ऑलरेडी 4 स्टार रेटिंग जो है वो लेके आई थी। ऑल्दो वो अगर हम बात करें वो इंडियन मेड नहीं थी, और उसके अंदर जो है वो स्टैंडर्ड्स अगर हम देखें तो एडास वगैरह ये तमाम चीज़ों का भी ध्यान रखा गया था। लेकिन वो 4 स्टार रेटिंग क्या क्रैश टेस्ट पे हमारे लेवल पे अगर हम करें तो उम्मीद है कि 4 से ऊपर जा सकती है? देखो, ये इस पर डिपेंड करेगा। वो लेफ्ट हैंड ड्राइव कार है, ये राइट हैंड ड्राइव, पहला बड़ा चेंज। दूसरी बड़ी चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों कारों के साथ सिर्फ फीचर्स का डिफरेंस। जापान में जो टेस्ट होते हैं वहाँ एडास कंपलसरी है, इंडिया में नहीं। तो वहाँ के नॉर्म्स पे अगर एडास नहीं होता तो 0 स्टार मिलते हैं। तो आप कहते खराब है, गलत है ये सोच, क्योंकि क्रैश वॉर्थीनेस जो है वो प्लेटफॉर्म डिज़ाइन उस पर डिपेंड करेगी। अभी तक जो ये समझ में आया है कि शायद स्कोप है अच्छी रेटिंग लाने का, इतना पता चला। लेकिन क्रैश टेस्ट होने पे 1-1 मिलीमीटर के माप लिए जाते हैं, हर सेंसर बताता है फिगर्स, वो सब मिलके आखिरी में क्या आउट होगा ये तो क्रैश टेस्ट करने वाली एजेंसी पर निर्भर करता है कि वो कितनी ईमानदारी से कर रही है और कितने ड्रामे के साथ कर रही है, उस पर मिलता है, ये उसके साथ निर्भर करता है, वैसे नहीं। करेक्ट। फीचर रिच अगर हम कहें इसको, तो मुझे लगता है कि अभी भी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ में तो नहीं ऑफर किए। 2-4 चीज़ें हैं जो अभी भी एड ऑन हुई है, जिनमें सेफ्टी एस्पेक्ट अगर हम देखें तो 360 डिग्री कैमरा अभी भी मिसिंग है। HUD हम लोग ऐसा लग रहा था कि फ्रॉन्क्स में था, तो शायद यहाँ पर भी आ जाए, एक्सपेक्ट कर लें, वो चीज़ नहीं देखने को नज़र आई। इनफैक्ट एक बेटर ट्रांसमिशन ऑप्शन भी नहीं था, AMTE अभी भी ऑफर कर दिया जा रहा है। तो फीचर के मामले में इट इज़ ग्रेटली पैक्ड, बट नॉट द बेस्ट फीचर्स इसके अंदर अभी भी ऑफर किए जा रहे हैं। वायरलेस आ गया है, वैसे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो भी आ गया, वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन आ गया, पीछे के AC के वेंट्स आ गए हैं। सर, व्हाट डू यू से? अब तो केबिन देखो, पहले भी केबिन में कूलिंग अच्छी थी। मारुति की ऐसी एक कार का नाम बताओ मुझे जिसकी केबिन कूलिंग अच्छी नहीं थी। ऐसी कोई कार नहीं थी सिवाय ग्रैंड विटारा के, वो सनरूफ की ऐसी थी। अगर सनरूफ के अलावा वाला वेरिएंट लो तो उसमें भी कूलिंग अच्छी है। तो ऐसी कोई कार है ही नहीं इनके पास जिसकी कूलिंग खराब हो। तो स्विफ्ट भी ऐसी थी, उसकी कूलिंग पहले भी अच्छी थी, थर्ड जनरेशन में अच्छी कूलिंग थी, कोई कंप्लेंट नहीं थी किसी को। और अब AC वेंट जो है वो वेंट है, थोड़ा और बेटर पीछे वाला फील करेगा। वो भी जो ऊपर का वेरिएंट लेगा बाकी लोगों के लिए तो वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं लगता मुझे।
हाँ, जो फीचर रिच होने की बात है तो फीचर रिच नहीं है, लेकिन फीचर कम भी नहीं है। आप कंपेयर उससे कर रहे हो जो नेक्सा प्लेटफॉर्म है, जो कि प्रीमियम प्लेटफॉर्म है। प्रीमियम प्लेटफॉर्म प्रीमियम तभी बनता है जब उसमें एक्स्ट्रा फीचर डाले जाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने HUD डिस्प्ले दे दिया है, अराउंड व्यू कैमरा दे दिया है, और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड अभी भी नहीं है वहाँ। तो उस मामले में तो ये बेटर है, क्योंकि सेफ्टी से ज़्यादा बड़ी कीमती चीज़ कोई और नहीं होती है। करेक्ट, ये मेरा मानना है। अगर 6 एयरबैग वहाँ भी स्टैंडर्ड हो जाए तो वो बेटर है, नहीं तो ये बेटर है। अच्छा, अभी भी ग्रैंड आइटेन नियोस से अगर इसका कंपैरिजन करें तो तकरीबन 40-50 हज़ार रुपए का फ़र्क पड़ रहा है इसकी प्राइसिंग में एंड ग्रैंड आइटेन नियोस से। डेफिनेटली ये एक नई जनरेशन है। ग्रैंड आइटेन नियोस अभी भी 3 से 4 साल पहली वाली जनरेशन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आज भी बोलें तो वो कैबिन के स्पेस अंदर का जो स्पेस है वो ऐसा ज़्यादा महसूस होता है ग्रैंड आइटेन में बिकॉज ऑफ द इंटीरियर्स। वो ऑफ वाइट कलर के जो इंटीरियर्स उसके अंदर दिए जाते हैं, वो डुअल टोन ट्रीटमेंट जो है वो ऑफर कर दी जाती है। ये बात सही है कि Hyundai हमेशा क्वालिटी अच्छी देता है, तो आप इससे कंपेयर उसे ना करें। ये मास मार्केट का प्रोडक्ट है, वो कुछ चुनिंदा लोगों की पसंद है, लेकिन वो चुनिंदा लोग वही हैं जिन्हें वो चाहिए, तो उसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन यहाँ पर बात अगर स्टैंड अलोन बात की जाए तो ठीक है, मारुति के प्लेटफॉर्म पर है तो उस प्लेटफॉर्म को जस्टिफाई कर रही है, उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, कंपेरिजन की बात है तो उसमें भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, यहाँ भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, और दोनों की क्रैश वॉर्थिंगनेस लगभग सिमिलर ही नज़र आ रही है। जब होगा टेस्ट तो देख लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम इस नए इंजन के बारे में बात करें, ऑल दो मारुति सुजुकी के जितने भी इंजन है, बी इट 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर, कभी भी रिलायबिलिटी की कोई इशू नहीं रहे। इनफैक्ट उन्होंने सिलेरियो के अंदर 2 सिलेंडर डीजल इंजन डाला था, जो आज भी सड़कों पे कभी ना कभी दिखाई दे जाता है। एंड उनके कस्टमर्स अभी भी ऐसा नहीं है कि वो परेशान हो गए उस डीजल इंजन से, जो कि इंडियन मेड डीजल इंजन। 800 करोड़ रुपए लगाए थे बाय द वे उस इंजन के डेवलपमेंट में मारुति सुजुकी ने। ये 3 सिलेंडर इंजन नया है, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट ज़रूर है, बट लोगों के अंदर एक और शिकायत है कि वो 3 सिलेंडर हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3 सिलेंडर होने की वजह से कुछ और चीज़ें भी जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो। अनडाउटेडली ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला इंजन भी बन चुका है। आप टेस्ट करने जा रहे हो, एक्साइटेड हो इस इंजन को चलाने में? देखो, वो तो हूँ मैं, ये बात सही है। मुझे क्या करना है, टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन किस RPM पे कितना मिल रहा है प्रैक्टिकल कंडीशन में, क्या वो इनफ है या कम है, चढ़ाई चढ़ते समय वो कितना बेहतर है। वो बेंगलोर शहर में चलाऊँगा, वहाँ पे ऐसे मौके बहुत मिलते हैं। ख़राब सड़कों पे कैसा परफॉर्म कर रही है गाड़ी, वो भी हमें चेक करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये चेक करना है कि जो ARAI सर्टिफाइड फिगर है 26 किलोमीटर, यार ह्यूज, ये कितना क्लोज पहुंच रही है, मुझे ये देखना है। और मेरा सारा जो 2 चीज़ों पे होगा, इंजन कितनी पावर किस कंडीशन में चढ़ते समय उतरते समय दे रहा है, 5 लोगों के साथ कैसा दे रहा है, और दूसरी चीज़ एवरेज एक्चुअल में कितना दे रहा है ट्रैफिक में और हाईवे में। और बेंगलोर है इस मामले में बिल्कुल सही सिटी है, वहाँ ट्रैफिक भी खूब है, वहाँ हाईवे भी खूब तेज स्मूथ है, आप तेज चला सकते हो। वहाँ चढ़ाई वाले रास्ते हैं जहाँ आप ये भी चेक करते हो इंजन में दम है भी या खुद्दू सा है। हाँ। ये सब चीज़ें वो एक बार में बता देगा। मेरे हिसाब से टेस्ट करने का वेट करते हैं, अपने सारी चीज़ें रोक के रखते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ, जब ये स्टार्ट हुई थी गाड़ी तब हमें ये पता चल गया था कि इस गाड़ी में बाहर तो आवाज़ है लेकिन भीतर आवाज़ नहीं थी। तो ये मानता हूँ कि शायद रिफाइनमेंट को लेकर उतनी कंप्लेंट नहीं होगी जितना लोग डाउट कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं एक खास कंपनी के 3 सिलेंडर इंजन से जो खड़खड़ खड़खड़ करने के लिए मशहूर है। तो वैसा तो नहीं होगा, ये मैं पक्का श्योर हूँ। और एक चीज़ और, नई चीज़ें हैं, सारे मैकेनिकल्स नहीं हैं इसके। इनफैक्ट मारुति सुजुकी ने बताया कि उन्होंने क्लच का डिज़ाइन भी चेंज किया है, उसके मैकेनिकल पार्ट्स भी चेंज किए हैं, सस्पेंशन थॉरोली नए आ चुके हैं। तो वो कंफर्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जहाँ पर हमें फ़िलहाल चेक करना पड़ेगा। कंफर्ट लेवल को लेके मारुति सुजुकी की गाड़ियों को ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जिससे हम शिकायत कर सकें। उनकी अगर छोटी गाड़ी से लेके या बड़ी गाड़ी तक अगर आप नॉन स्टॉप भी 300-400 किलोमीटर चलाने चाहें तो वो कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको बॉडी एक दे दे या फटीग जैसी चीज़ों को जो है वो यहाँ पर लेके आए। और ये तो स्विफ्ट है, ये तो एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, इंडिया में सबसे ज़्यादा स्विफ्ट बिकती हैं, तो उम्मीद तो ये है कि ये कंफर्टेबल ज़्यादा रहने वाला है। जो कंफर्ट बैठ के तो पता चल गया है कि सीटें बहुत कुछ नहीं है, स्पेस भी बहुत अच्छा है, मतलब आगे पीछे दोनों जगह अच्छा स्पेस है। आप बड़ी बलेनो या i20 से कंपेयर ना करें, लेकिन स्टैंड अलोन अच्छा स्पेस है। और मुझे कोई वैसी बड़ी दिक्कत नहीं लग रही कि इस कार को सक्सेस होने से रोक सके, सिवाय ये कि ग्रेडेबिलिटी कैसी है चढ़ाई के मौके पे, मुझे बस केवल वो चेक करनी है। बाकी मुझे एक पैसे का डाउट नहीं है इस गाड़ी में। अब बस शिकायत है वही कि क्रैश टेस्ट रेटिंग भी आ जाती तो जो लोग मतलब बड़े खुशी खुशी जिनके पास एक तकिया कलामेटिन का डिब्बा बगैर सोचे समझे, उनको इतनी सख्त नफरत जो है वो ख़त्म हो जाती है। और मुझे मालूम है क्रैश टेस्ट रेटिंग आते बदल जाते हैं उनके सुर। हमने बहुतों के सुर बदलते देखे हैं, बहुत सी कारों के साथ देखे हैं। महिंद्रा को सेफ कहने वाले बोलेरो के बाद चुप हो गए, स्कॉर्पियो के बाद चुप हो गए,
होंडा को बुरा भला बोलने वाले, वरना की रेटिंग के बाद मुंह बंद हो गए, दोबारा आए नहीं कमेंट करने, तो ऐसे लोग रहेंगे। जब क्रैश रेटिंग आ जाएगी, हमें उम्मीद है आएगी इसकी क्रैश रेटिंग। अब वो 2 दिन बाद आए, 1 हफ्ते बाद आए, 1 महीने बाद आए, वो अलग बात है, लेकिन CNG एड ऑन एक फैक्टर ज़रूर है। इसका रीज़न वैसे मैं अगर फ़िलहाल अगर प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए, जो माइलेज ऑफ़र कर रहे हैं वो तकरीबन ऐसा माइलेज है जो CNG में ये रियल लाइफ AC में सिटी में ऑफ़र करेगी 25-26 के आसपास। अगर हम देखें AC कंडीशन में 2-3 जने बैठे हैं तो मुझे लगता है कि 25-26 तक निकाल देगी। क्या अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप बच जाता है? वैसे तो लोग डेफिनेटली इसका वेट करेंगे CNG में, बट आपको क्या लगता है क्या आनी चाहिए CNG में? देखो CNG में आना चाहिए, वो अलग बात है। अभी नहीं आएगी, ये तो बात तो हमने कई महीनों पहले अनाउंस कर दी थी। अगर मेरे व्यूअर्स देख रहे हो तो वो बता देंगे कि हाँ, मैंने कई महीनों पहले बता दिया था कि फ़िलहाल CNG में ये नहीं आ रही है। आगे आएगी, ये बात बिल्कुल श्योर है। कब आएगी, कितने दिनों बाद आएगी, वो अलग बात है। हाइब्रिड भी नहीं आ रहा था, ये भी हमें पता चल गया था उसी समय जब जापान मोबिलिटी शो में दिखाया गया था, तभी कंफर्म कर दिया था मारुति की तरफ से कि नहीं आएगा। और जब इतनी चीज़ें कंफर्म हो गई थी तो अब ज़बरदस्ती उम्मीद लगाना गलत है। हम उम्मीद रखते हैं शायद अगले साल CNG, उम्मीद रखते हैं। हाँ, डेफिनेटली अगले साल क्योंकि नया इंजन है तो टेस्टिंग में टाइम लगेगा। टेस्टिंग में टाइम लगेगा और हो सकता है अगर इसके टॉप डिलीवरीज अलग-अलग RPM पे सेट हुई तो आने वाले टाइम में बलिनो एंड फ्रंक्स जैसी गाड़ियों के साथ में भी रिप्लेस कर दिया जाए। यू नेवर नो। चांसेस आर हाई, क्योंकि उसकी वजह ये नए इमिशन नॉर्म्स पर है, इसलिए इसके रिप्लेस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आगे भविष्य में आपको बलिनो, फ्रॉन्क्स, इसके अलावा बाकी डिजायर, इन सब में यही इंजन दिया जाएगा। करेक्ट। तो गाइज़ ये था एक फ्रेश एपिसोड एक और नए पॉडकास्ट का। आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट ज़रूर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया आने के लिए, विजिट करने के लिए हमारे चैनल पे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय, कीप रनिंग कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।